हेलो गाइस। तो आज हम करने वाले हैं अनवंडर्ड वाइफ ऑफ माफिया किंग का फर्स्ट चैप्टर। तो आज हम देने वाले हैं फर्स्ट 5 चैप्टर अभी के लिए। तो आइए जानते हैं हम फर्स्ट चैप्टर क्या कहता है। मजबूरी से बंधा बंधन। रात का समय, तूफानी तेज बारिश में एक भव्य महादेव का मंदिर, जिसमें से सिर्फ घंटियों के बजने की और पंडित जी के मंत्र बोलने की आवाज़ आ रही थी। उस मंदिर में कुछ लोग खड़े थे जिनके चेहरे पर सिर्फ परेशानी और चिंता थी। मंदिर के बीचों बीच एक मंडप बना हुआ था। हवन कुंड के सामने 2 लोग, जिन्होंने दुल्हन और दूल्हे के लिबास पहना था, वो हवन कुंड में पंडित जी के कहने पर आहुति दिए जा रहे थे। सफ़ेद रंग की शेरवानी, लाल रंग की पगड़ी और चेहरे के अंदर छुपाए शव्य शेरगिल अपने सख्त हाथों से उस अग्नि में आहुति दिए जा रहा था। शब्य शेरगिल दोनों ही दुनिया का बेताज बादशाह था। बाहरी दुनिया के लिए वो आरस एम्पायर का मालिक, जिसके साथ काम करने के लिए बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन कुछ भी कर सकता था, और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में वह माफिया किंग था, जो छोटी सी गलती होने पर किसी की जान लेने के लिए एक बार भी नहीं सोचता था। वो माफिया किंग आज ये शादी कर रहा था जो उसकी मर्ज़ी के खिलाफ हो रही थी, वो भी एक अनजान लड़की से। और इन सब का कारण था उसका पिता, जिससे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करता है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और शब्य बिना किसी भाव के बस उस जलती हुई अग्नि को देख रहा था। उसने नज़र उठाकर अपने बगल में बैठी उस अनजान लड़की को देखा तक नहीं, जिसके साथ वह शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने जा रहा था। उसके सामने खड़ा उसका परिवार कभी उसे देखता तो कभी उनके पास खड़े शब्य के पिता आलोक शेरगिल को देखता। आलोक शेरगिल एक मिडिल एज आदमी, जिसके चेहरे पर उम्र की लकीरें उभर आई थी। उनका चेहरा कुछ कुछ शब्य से मिलता था, पर अभी भी उनके चेहरे पर वो तेज और ताव थे, जो ये बताने में सक्षम थे कि उनका स्वभाव कितना कठोर और रहस्यमयी है। शायद शब्य को ये कठोर स्वभाव अपने पिता से विरासत में ही मिला है, तभी उनके पास लगभग उन्हीं के उम्र की एक महिला आई। यह है शव्य की मां शोभा शेरगिल। शोभा बेगुल के नाम की तरह सिंपल और स्वीट है। एक सिंपल सी बनारसी साड़ी, गले में मोतियों की माला, बालों में जूड़ा बनाया, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। शोभा की खूबसूरती आज भी कम नहीं हुई थी, पर इस वक्त उनकी खूबसूरत कुछ मुरझाई हुई है, क्योंकि उनके बेटे, जिससे वो बहुत प्यार करती है, वो किसी मजबूरी में ये शादी कर रहा है। शोभा ने अपने पति आलोक से कहा, आपने बिल्कुल सही नहीं किया आलोक। अब चाहते क्या है मेरे बेटे से? आपने उसका बचपन तो बर्बाद ही दिया है। अब क्या उसकी आने वाली ज़िंदगी भी बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों कर रहे हैं आप उसकी ज़बरदस्ती शादी, और वो भी एक अनजान लड़की से, जिसने ना हमने कभी देखा, ना ही हम कभी मिले। चेहरा तो छोड़ो, हम तो उसका नाम तक नहीं जानते। कौन है, कहाँ से आई है ये, और ऐसा क्या किया है आपने जो शब्य इस शादी के लिए मान गया? आलोक ने एक नज़र अपनी पत्नी को देखा और फिर शव्य को देख बिना किसी भाव के बोला, अगर तुम्हारा बेटा शादी को कर रहा है, वो भी चुपचाप, तो उसका मतलब यही हुआ ना कि उसे कोई ऐसी चीज़ मिली होगी जो वो दिल से चाहता है, और लाख कोशिशों के बाद भी उसे हासिल नहीं कर पा रहा। इसीलिए उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी, और वो कीमत ये शादी है। आलोक की बात सुन शोभा की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। सामने खड़े शब्य के परिवार के बाकी फैमिली मेंबर्स आपस में बातें करने लगे। शव्य के दादाजी शविंदर शेरगिल ने अपने बेटे को उदासीनता से देखते हुए कहा, ना जाने कौन सा पाप हमने किया था जो इसने हमारे बेटे के रूप में जन्म लिया, और हमारी बहू के साथ साथ हमारे पोते और पूरे परिवार की खुशियाँ निकल गया। सालों पहले जो इसने किया, उससे इसका मन नहीं भरा, जो आज फिर से ये हमारे पोते की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। शविंदर के बगल में खड़ा उनका छोटा बेटा अजय शेरगिल यानी शव्य के चाचा जी ने शविंदर के हाथ पर हाथ रख कर कहा,
पापा अब शांत हो जाए। आपको पता है ना कि शव्य जो भी करता है सोच समझ कर करता है। अगर शव्य ने इस शादी के लिए हाँ की है तो ज़रूर उसके पीछे कुछ ना कुछ सोचा होगा। भैया भले ही शव्य के पिता हैं, पर आप भी जानते हैं कि शव्य को कोई मजबूर नहीं कर सकता। पर अगर शव्य मजबूर नहीं है तो वो शादी क्यों कर रहा है? ऐसी क्या वजह है? क्या वो इस लड़की को पहले से जानता है? आखिर कौन है ये लड़की जिसे जेठ जी लेकर आए हैं? हीरो की कसम पापा जी, मुझे तो ये लड़की बिल्कुल सही नहीं लगती है। ज़रूर जेठ जी कोई न कोई मकसद से उसे हमारे घर भेज रहे हैं। अजय की पत्नी सुरेखा ने बीच में बोल पड़ी तो अजय उसे आंखें दिखाए और चुप रहने का इशारा किया। वही उन तीनों की बातें सुन रहे दो लोग बस चुपचाप शव्य को देख रहे थे। हालांकि शव्य ने इस वक्त अपने चेहरे पर सेहरा पहना हुआ था, पर फिर भी वो दोनों इमेजिन कर पा रहे थे कि इस वक्त शव्य का चेहरा गुस्से में कैसा होगा। उन दोनों में से एक 26 साल के लड़के ने कहा, भाई इस वक्त कितने गुस्से में होंगे कोई नहीं जानता। मैं तो बस इस बात से हैरान हूँ कि भाई इतना शांत कैसे हैं, वरना जैसा उनका स्वभाव है वहाँ तो अब तक सुनामी आ चुकी होती। यह है शव्य का छोटा भाई अजय और सुरेखा का बेटा रोहित शेरगिल। रोहित दिखने में काफ़ी हैंडसम है। गोरा चेहरा, भूरी आंखें एंड राउंड फेस कट जो रोहित को एक चॉकलेट बॉय वाला लुक देता था, और उसका व्यवहार भी कुछ इसी तरह का था। जैसे चॉकलेट पास होने से लोग खुश हो जाते हैं, वैसे ही रोहित के साथ से उसकी बातों से और उसकी हरकतों से भी लोग खुश हो जाते हैं। रोहित की बात सुन उसके बगल में बैठी शब्बे की छोटी बहन रिया शेरगिल ने कहा, हो सकता है रोहित भाई ये शांति सुनामी के आने के पहले वाली शांति हो। मुझे तो अंदर अंदर डर लग रहा है। ना जाने कौन लड़की है, कहाँ से आई है, कहाँ से आ गई है और क्या कर रही है भाई, और क्यों कर रही है भाई से शादी। इसे मरना है क्या जो खुद ही चलकर भाई के हाथ आ गई है। क्या इसे पता नहीं कि भाई माफिया किंग है। इनकी जान लेने में भाई को 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और ये उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे शादी कर रही है। रिया घर में सबकी लाडली थी। 23 साल की चुलबुली सी लड़की, गोरा सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, कंधे तक आते उसके छोटे छोटे बाल जिसमें वो किसी डॉल की तरह लगती थी। वो घर में सबकी जान है, सबकी प्यारी। तभी उन सबकी बातों को विराम देते हुए पंडित जी की आवाज़ आई। कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता को बुलाए। इतना सुनते ही सब दुल्हन को देखने लगे और शोभा ने आलोक को देखा तो आलोक बिना किसी भाव के पंडित को देखते हुए बोले, पंडित जी कन्यादान की रस्म नहीं होगी। इस लड़के का कोई नहीं है, इसलिए इस रस्म के बिना ही शादी को संपन्न करें। पंडित जी ने एक नज़र आलोक को देखा और फिर शादी के रस्म में आगे बढ़ाने लगे। वही घूंघट के अंदर उस लड़की ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और आँखों से निकले आंसू उसके हाथ पर आ गिरे, जिसे उसने अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। आप सब ये सोच रहे होंगे ना कि मैं कौन हूँ। सबकी तरह आप सबके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि मैं कहाँ से आई हूँ, क्या इस माफिया के शादी कर रही हूँ, क्यों मैं इस माफिया से शादी कर रही हूँ और मेरा परिवार क्यों नहीं है। चलो मैं अपने बारे में खुद ही बता देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी मेरे बारे में आप सबको बताएगा। मेरा नाम अनोखी है। आज के दिन मैं पूरी 18 साल की हो गई हूँ। अब आप सभी यही सोच रहे होंगे कि 18 साल की छोटी सी उम्र में शादी के मंडप में मैं क्या कर रही हूँ। तो वजह है मेरा परिवार। हाँ, मेरे पास मेरा परिवार है। मतलब था
मतलब था। मेरे पिता, मेरे 2 बड़े भाई, मेरी माँ, पर मेरी माँ को छोड़कर आज तक किसी ने भी मुझे अपना परिवार नहीं माना। उनके लिए मैं एक मनहूस थी, एक बदकिस्मती, जिसे आज उन लोगों ने अपना घर से निकाल दिया। आज मिस्टर आलोक ने उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मेरे परिवार के लिए बहुत फ़ायदेमंद था, लेकिन बदले में मिस्टर आलोक को मैं चाहिए थी, जिसे मेरे परिवार ने खुशी खुशी दे दिया। और फिर मिस्टर आलोक ने मुझसे कहा कि मैं उनके बेटे से शादी करूं, जिसका नाम तो मैंने सुना था, पर उसे कभी नहीं देखा था। जाना तो बस इतना कि वो एक माफिया है और बेहद बड़े बिजनेसमैन भी, और अपने दुश्मनों को ऐसी मौत देते हैं कि जिससे उनकी रूह तक कांप जाए। और यही सोच सोचकर मेरा कलेजा भी फट रहा था कि मेरे अपने परिवार ने मुझे ऐसा हैवान के हाथों बेच दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अनोखी का परिवार कौन है, तो मेरे परिवार के बारे में फिर कभी बताऊंगी। फ़िलहाल पंडित जी मेरी शादी की सभी इम्पॉर्टेंट रस्में को करवाने जा रहे हैं। वो है फेरे, सिंदूर और मंगलसूत्र की रस्म। तो चलिए आप मेरी शादी एंजॉय करिए। तभी पंडित जी ने कहा, अब वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। पंडित जी के कहने पर शब्य अपनी जगह से खड़ा हो गया, पर अनोखी को अपनी ही सोच में गुम वैसे ही बैठी रही। उसे तो कुछ होश ही नहीं था कि पंडित जी क्या कह रहे हैं। वही शव्य ने जब देखा कि वो लड़की फेरों के लिए खड़ी नहीं हो रही है, तो उसका गुस्सा बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसने कसकर अपनी मुट्ठी बंद कसकर उसने कसकर अपनी मुट्ठी कसकर बंद और अपना चेहरा नीचे कर उस घूंघट वाली लड़की को देखा। अगले एक पल उसे झटके से अनोखी को अपनी गोद में उठा लिया और फेरे लेने लगा। अनोखी जो अब तक होश में नहीं थी, वो शव्य के गोद में उठाने से होश में आई, और जब उसने खुद को हवा में पाया तो उसने अपने दोनों हाथ से शव्य के शेरवानी को कसकर पकड़ लिया। सातों फेरे हो जाने के बाद शव्य ने आरोही को वापस उसकी जगह रखा नहीं, बल्कि हल्के से पटक ही दिया, जिससे अनोखी ने अपनी कमर पकड़ ली और आंखें कसकर बंद कर ली। पंडित जी ने आगे कहा, कन्या के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। शब्य ने बड़ी बेदर्दी से थाल से मंगलसूत्र को उठाया और अनोखी के गले में पहना दिया। पहनाते वक्त शव्य के नाखून अनोखी के गले में बुरी तरह से चुभ रहे थे, जिससे अनोखी को दर्द हो रहा था, पर वह अपनी आंखें बंद कर दर्द को सहने लगी। फिर पंडित जी ने कहा, अब कन्या के मांग भरिए। शव्य ने एक चुटकी सिंदूर लेने के बजाय गुस्से में मुट्ठी भर सिंदूर लिया और अनोखी की मांग भरी। शव्य ने कुछ इस तरह मांग भरी थी कि अनोखी के मांग के साथ साथ उसके पूरे चेहरे पर भी सिंदूर गिर गया था। सब शव्य की हरकतों से उसके गुस्से को भाप सकते थे। पंडित जी ने कहा, अब शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अगले ही पल शव्य अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने अपने गले में पहनी माला और स्ट्रॉल को निकाल कर सीधे जलती हुई अग्नि में फेंक दिया और मंडप से उठकर सीधा आलोक के सामने आया। सब उसे ऐसा करते देख चौंक गए। इस वक्त सबका ध्यान सिर्फ शव्य और आलोक पर था। किसी की भी ये ध्यान में नहीं गया कि स्ट्रॉल को अग्नि में फेंकने की वजह से उसमें आग लग गई और वो आग बढ़ते बढ़ते गठबंधन तक पहुंचने वाली थी। तभी पंडित जी ने चिल्लाया, हे राम, और लोटा का पानी सीधा गठबंधन पर डाल दिया। पंडित जी के चिल्लाने पर सब ने उस
और देखा, गठबंधन और अनोखी की चुनरी जलते जलते बच गई थी। यह देख सबने राहत की सांस ली। किस वजह से शब्बे ने की ये शादी? क्या आलोक से सब करते हैं नफरत? और क्या कारण है जो अनोखी का परिवार उसे मासूम समझता है? क्या कारण है जो अनोखी का परिवार उसे मनहूस समझता है? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए इस कहानी में। सो गाइस, ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए हम चलते हैं हमारे सेकंड चैप्टर पर। तो गाइस, ये सेकंड चैप्टर इस वाले में नहीं आएगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसमें आएगा।